हेलो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर आप आगे चल के क्लास 11 में भी पढ़ते हैं, बट डिफरेंस ये है कि वहाँ पर आप थोड़ा ब्रॉड में पढ़ते हैं। वहाँ पे आपको जो ये चैप्टर मिलेगा वो सिक्वेंशियल सीरीज़ के नाम से मिलता है, यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने एक उसका क्लास 11 का छोटा सा पार्ट उठाया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वहाँ पर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी मिलेगा और भी चीज़ें मिलेंगी जो आपको पढ़ने को मिलेंगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा वहाँ पर और भी। इसलिए इस चैप्टर को आप थोड़ा अच्छे से पढ़िए क्योंकि आगे भी आपको ये मिलने वाला है। जब अपन वहाँ पर पढ़ेंगे क्लास 11th में तो वहाँ पर आपको चीज़ें और भी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसलिए एक तरीके से मान के चलिए पूरा बेसिक क्लास होगा आपका, ठीक है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा बेसिक क्लास होगा। तो कहने का मतलब ये है मेरे कि मैं जो टर्म्स आपको बताऊंगा उन टर्म्स को आपको ध्यान रखना होगा, अच्छे से समझना होगा, क्योंकि अच्छे से समझेंगे ना तभी आगे क्लास में आपको और अच्छी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए एपी जो चैप्टर है ना बहुत ही बेसिक चैप्टर इसलिए है ना क्योंकि जितना अपन इसमें डीप में जाएंगे, जितनी इसकी थ्योरी लैंग्वेज को समझेंगे, इसके टर्म्स को समझेंगे ना, उतना हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इसकी लैंग्वेज को, इसके टर्म्स को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी हम जाकर क्वेश्चंस को आसानी से और इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। एपी के चैप्टर्स में स्टूडेंट्स को अक्सर काफ़ी कम प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम होती है तो तब प्रॉब्लम होती है जब वो अच्छे से उसको समझ नहीं पाते हैं, उनके टर्म्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं, उनके टर्म्स को ध्यान नहीं रखते हैं, तब जाकर उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आप उनके टर्म्स को, उनकी हर एक चीज़ों को ध्यान रखते हैं, कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखते हैं, फॉर्मूलों को ध्यान रखते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, रीड करते हैं, तो आपको एपी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और 110% मान के चलिए आपको एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से इजी वे में सॉल्व कर ले जाओगे। ओके, अब बात करते हैं कि एपी में हम कैसी चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एपी के जो चैप्टर है इससे रिलेटेड जो भी आपकी बेसिक चीज़ें हैं उनको अपन पहले बात करेंगे। जो टर्म्स हैं, जो एकदम नए नए टर्म्स क्योंकि आप पहली बार सुनने वाले हो, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही न्यू चैप्टर होने वाला है क्योंकि इससे पहले की क्लासेस में आपने ये सब चीज़ें नहीं देखी और ना कभी पढ़ी हैं। इसलिए ये लेक्चर आपका सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन होने वाला है। आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि एपी होता क्या है, एपी दिखेगा कैसे, कब कौन सा क्या देखने में लगेगा कि ये एपी है कि एपी नहीं है, कब एपी होगा कब एपी नहीं होगा, कैसे पहचानेंगे एपी है कि नहीं है, और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या क्या फॉर्मूले होंगे, ये सब कुछ अपन देखने वाले हैं, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। फिर इसके बाद जो लेक्चर्स होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, आपकी एक्सरसाइज 4.1 है एनसीईआरटी बुक में, एक्सरसाइज 4.1 है, वहाँ से हम एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जितनी भी एक्सरसाइज है उनको भी अपन धीरे धीरे करके ख़त्म करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे जैसे हम एक्सरसाइज सॉल्व करते चलेंगे और जो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के रिलेटेड या फिर आपके स्कूल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं उनका नोट्स बनाऊंगा, उन्हीं पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं आपको लेक्चर भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जब ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमसे सॉल्व नहीं हो रहे होते क्योंकि आपके रेफरेंस बुक्स भी होंगी, उस रेफरेंस बुक्स में जो भी क्वेश्चंस होते हैं आपसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व करवाऊँगा। इसलिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इस लॉकडाउन में आप सभी खूब मेहनत से, खूब अच्छे से हार्ड वर्क करके पढ़िए, स्टडी करिए और इस टाइम का बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करिए कि बहुत ही आपके पास अच्छा मौका है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, एक टॉप करने के लिए। क्लास 10th में आप आसानी से टॉप कर सकते हैं इस समय क्योंकि आपके पास टाइम है सफिशिएंट, आपके पास ऑनलाइन क्लासेस हैं। बस आपको क्या करना है, मेहनत करना और पॉजिटिव वे में रहना है। अगर आप पॉजिटिविटी में रहेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, लेक्चर्स देखते रहेंगे डेली तो आपका काम हो जाएगा, आप पक्का आगे कुछ ना कुछ कर ले जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, मानने को तो मैं तैयार हूँ कि कुछ थोड़ा सा लगेगा कि हाँ सर इतना कहने को तो आसान है बट जब करना पड़ता तो समझ में आता नहीं। बिल्कुल नहीं, करिए, करना पड़ेगा आपको, नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कब तक हम बैठे रह जाएंगे और कब तक लॉकडाउन लगा रहेगा कुछ पता भी नहीं है कि नहीं। इसलिए हमें स्टडी करते रहना है अच्छे से, वो भी और एकदम मस्त तरीके से। और रही बात उसकी कि लेक्चर्स के लिए, तो मैं तो हुई लेक्चर्स आपको हर एक लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा हर एक चैप्टर से रिलेटेड। जो भी डाउट्स होंगे आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और उसके साथ ही साथ आपका डाउट जल्द से जल्द क्लियर भी किया जाएगा। इसलिए घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। घर में रहिए, आराम से बैठिए, पढ़िए, सब काम करिए, बाहर बिल्कुल भी ना निकलिए। जितना आप घर में रहेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। अदरवाइज़ कोरोना हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ना घर के ना घाट के, है कि नहीं। चलिए, ये बातें तो हो गई हमारी। अब बात करें अगर एपी की, तो एपी में कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं और जो हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले टर्म्स आते हैं आपके जो सबसे बेसिक टर्म्स हैं, सीक्वेंस, सीरीज़ एंड प्रोग्रेशन। मैंने क्या नाम बोला, मैंने बोला सीक्वेंस, सीरीज़ एंड प्रोग्रेशन। ये तीनों ही टर्म्स एपी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये टर्म्स आपको जब आप
आगे क्लासेस में जाओगे 11th में तो वहाँ पर भी आपको सुनने को मिलेगा। इसलिए मैं इन टर्म्स को आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझाऊंगा और प्लीज़ आप इन टर्म्स को अच्छे से देखिएगा भी, और लेक्चर तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। हाँ, जिनको चीज़ें कन्फर्म हो लेक्चर स्किप कर सकते हैं, फटाफट भी देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम बात करेंगे किसकी, पहले सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन के बारे में, फिर उसके बाद हम चलेंगे एपी पर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर। ओके, चलिए, तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन कि आखिर सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होती है और प्रोग्रेशन क्या होता है। अगर आप इन तीनों टर्म्स को समझ गए ना, समझ लीजिए कि आपने बेसिकली जितनी भी एपी की चीज़ें हैं आप समझ गए। सबसे बेसिक टर्म्स आपके सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन ही हैं। यहाँ पे आपका डाउट्स क्लियर हो गया, इट मीन समझ जाइए कि आपने सीखना चालू कर दिया। ओके, चलिए फटाफट देखिए, पहली से आती है आपकी सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, इसके पहले हम डेफिनेशन रीड करते हैं, फिर बात करते हैं इस पर क्या लिखा है यहाँ पर। द सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ टर्म्स रियल, कॉम्प्लेक्स एंड एल्जेब्रिक रिटन अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल। यहाँ मैंने क्या बोला, जो सीक्वेंस है इज अ सेट ऑफ टर्म्स, सेट ऑफ टर्म्स है। सीक्वेंस क्या है, सेट ऑफ टर्म्स है। कैसे टर्म्स का, रियल, कॉम्प्लेक्स एंड एल्जेब्रिक टर्म्स का। कहने का मतलब मेरे ये है कि जब आप कोई सीक्वेंस लिखते हो तो सीक्वेंस में जो नंबर्स मिलेंगे आपको वो आपके कैसे हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और एल्जेब्रिक भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ में उनको हम कैसे लिखेंगे, रिटन अकॉर्डिंग टू अ डेफिनिट रूल। और जो टर्म्स आपके लिखे गए होंगे सीक्वेंस में वो सभी टर्म्स आपके कैसे होंगे, रिटन अकॉर्डिंग टू अ डेफिनिट रूल। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, रिटन अकॉर्डिंग टू अ डेफिनिट रूल। उनको हम एक डेफिनिट रूल के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि हम कैसे भी उनको लिख दें, बिल्कुल भी नहीं। उनको हम एक डेफिनिट रूल के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। तो ध्यान रहे इस बात का, पहली चीज़ कि जो भी आपको कभी भी सीक्वेंस मिलेगी उस सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स होंगे वो टर्म्स के आपके रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और एल्जेब्रिक भी हो सकते हैं। और उन्हें हम जब लिखते हैं तो लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू अ डेफिनिट रूल लिखेंगे, किसी भी तरीके से नहीं लिख सकते हैं, एक डेफिनिट रूल से लिखेंगे। अब बात आती है सेट ऑफ टर्म्स। सेट ऑफ टर्म्स का मतलब है कि टर्म्स का जितने भी टर्म्स होंगे, जो आपके रियल नंबर्स के टर्म्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे या फिर क्या हो सकता है हमारा एल्जेब्रिक हो। ऐसा नहीं कि आपका एल्जेब्रिक भी आ जाए रियल भी आ जाए, बिल्कुल नहीं। या तो होंगे रियल होंगे या एल्जेब्रिक टर्म्स होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स टर्म्स होंगे। ऐसा नहीं कि रियल, कॉम्प्लेक्स, एल्जेब्रिक सब मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। सिर्फ रियल तो रियल रहेगा, कॉम्प्लेक्स तो कॉम्प्लेक्स रहेगा, एल्जेब्रिक तो सिर्फ एल्जेब्रिक ही रहेगा। ठीक, तो कहने का मतलब यहाँ सेट का मतलब है कलेक्शन। सेट का मतलब क्या है, कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कलेक्शन ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स। इन सभी टर्म्स का कलेक्शन को ही हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि उनको हम एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग लिखा होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल अगर आप देखो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सिंपल सा एक सबसे बढ़िया एग्जांपल जो आप समझ सकते हो। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, देखिए मैंने सीक्वेंस लिखी 1, 2 और 3 सीक्वेंस लिखी। अब क्यों ये सीक्वेंस है समझिएगा इस बात को। अच्छा, एक और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 2x, 3x, 2x स्क्वायर, 2x 3x स्क्वायर, 4x क्यूब, 5x पावर 4। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने लिखा है सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को देखते हैं पहले कि सीक्वेंस क्या है। देखिए जो सीक्वेंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैंने इनको कॉमा लगा करके इन टर्म्स को लिखा हुआ है। सीक्वेंस जब भी लिखेंगे आप कॉमा लगा करके ही लिखेंगे। अब सीक्वेंस जब मैंने लिखा और आगे इसके क्या है, डैश 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 डैश, आगे भी ये चलता है, ऐसे चला जाएगा। अब देखिए ये किस डेफिनेट रूल पर लिखा गया है। यहाँ पर 1 है ना, हम जब 1 में 1 ऐड किया तो 2 मिला, 2 में 1 ऐड किया तो 3, 3 में 1 तो 4, 4 में 1 तो 5, 5 में 1 तो 6, 6 में 1 तो 7। इसका मतलब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इन सभी नंबर्स में हम 1 ऐड करते गए, प्रीवियस नंबर्स में 1 ऐड करते गए तो अगला नंबर हमें मिलता चला गया है। जैसे कि अगर हम 7 में 1 ऐड करेंगे तो अगला नंबर, अगला टर्म्स क्या होगा आपका 8 होगा, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 होगा। इट मीन्स ये किस डेफिनेट रूल पे लिखा हुआ है, ये इस डेफिनेट रूल पे लिखा हुआ है। सभी टर्म्स में आप क्या करिए, जो प्रीवियस टर्म उसमें 1 ऐड करते जाइए, आपको नेक्स्ट टर्म्स मिलते चले जाएंगे। इसका डेफिनेट रूल ये है। ऐसे ही इसका देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 और +2 14। ये भी कैसा है, एक डेफिनेट रूल में लिखा हुआ, क्योंकि हम अगर 2 में 2 ऐड किया 4 मिला, 4 में 2 2 6, 2 + 8 2 2 10 2 2 12। समझ बात आ गई आपको, इतनी चमक रहा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं ना सर के ऊपर से जा रहा हूँ, नहीं जा रहा ना, जाए तो
पकड़ लेना, नहीं पकड़ पाना तो मैं तो वही पकड़ाने के लिए, ठीक है ना। देखिए तो बात होगी ये हमारी कि सीक्वेंस कैसे आपको देखना होता है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर उसके पैटर्न को समझ गए, उसके डेफिनेट रूल को आप समझ गए, तो आप अगले टर्म्स को भी खुद से बता सकते हैं अगर वो किसी एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग लिखा है तो। अगर वो डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग नहीं लिखा है तो आप बिल्कुल भी बता नहीं पाएंगे अगला टर्म आपका क्या होने वाला है। बात समझ में आती है इतनी? बिल्कुल आएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए 1 3 5 7 9, ये 1 क्या लिखा हुआ है, 1 है, फिर 3 1 + 2 3 + 2 5 2 + 7 + 1, नेक्स्ट क्या होगा 13 हो जाएगा, 2 ऐड किया हम सब ने, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर लिखा 2x 3x² 4x³ 5x⁴। अब आप देखेंगे ये जो आप टर्म्स देख रहे हो ना सभी आपके रियल नंबर्स थे, बट यहाँ पे कैसे नंबर्स आपको मिले, ये एल्जेब्रिक टर्म्स है। कैसे रियल टर्म्स है और ये कैसे टर्म्स है, एल्जेब्रिक टर्म्स है। तो एल्जेब्रिक टर्म्स में देखिए कैसे आपको बोलेंगे, यहाँ पे 2 था तो x⁴ थी, यहाँ पे 3 तो x⁴2, यहाँ 4 तो x⁴3, यहाँ 5 तो x⁴4, तो नेक्स्ट क्या होगा 6x⁴, जल्दी से बोलिए 5। तो आप क्या इस रूल को समझ पाए, समझ गए ना। और इसको फिर हमने क्या किया, समझ गए, जब हम रूल को समझ गए, डेफिनेट रूल को समझ गए, तो अगला टर्म भी हम लोगों ने बता लिया। तो जाहिर सी बात है जब भी आप किसी सीक्वेंस को उसके रूल को समझ जाएंगे, उसके डेफिनेट रूल को समझ जाएंगे, तो आप उसके अगला टर्म को बता सकते हैं। समझ बात आई आपको इतनी। और एक चीज़ और, सीक्वेंस के लिए कोई भी आपको एक डेफिनेट रूल जस्टिफाई नहीं किया गया, ना क्लियरिफाई किया गया कि आपको इसी एक रूल पर ही सारे कुछ सीक्वेंस मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी रूल के अकॉर्डिंग कोई भी डेफिनेट रूल हो सकता है आपका। बात समझ में आ गया आपको। उसमें आपको ऐड भी करना पड़ सकता है, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है, डिवाइड भी करना पड़ सकता है, कुछ भी करना पड़ सकता है। मतलब वहाँ पे कोई जस्टिफाई नहीं किया गया कि आपको किस डेफिनेट रूल में आपके सीक्वेंस लिखे होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आई होप, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको सीक्वेंस के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके साथ में मैं आपको कुछ चीज़ें और जस्टिफाई कर देता हूँ सीक्वेंस में जो आप ये टर्म्स देखते हो ना, ये टर्म्स जो देखते हो, ये जो नंबर्स आप देख रहे हो, ये सब इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं इनको। और हिंदी में क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। हिंदी में पद और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनको टर्म्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई आपको इतनी, भूलेंगे तो नहीं ना। इन सभी को हम क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। वो हिंदी में क्या बोलते हैं, इनको पद बोलते हैं। कभी कभी हिंदी में हमको दिख जाता है तो हम नहीं समझ पाते हैं ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। इनको अपन क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। तो जो ये पहला टर्म इसको देख रहे हो, इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म मतलब कि T1। इसको अपन T1 से डिनोट करेंगे और A1 से भी डिनोट करते हैं। किसी बुक्स में आपको T1 दिखेगा, वो किसी बुक्स में आपको A1 दिखेगा। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। जब टर्म्स बोलते हैं तो ये पहला टर्म है, इसको इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट टर्म है। 2x² क्या फर्स्ट टर्म है, इसको अपन T1 बोलेंगे या A1 बोलेंगे। ये सेकंड टर्म है, इसको T2 बोल देंगे। ये थर्ड टर्म तो इसको अपन T3 बोलते हैं। फोर्थ तो इसको T4 बोलेंगे। फिफ्थ तो इसको T5 बोल देंगे। समझ बात आ गई आपको इतनी। तो टर्म्स का मतलब जो पहला टर्म आएगा T1, दूसरा T2, तीसरा T3, T4, T5, या फिर A1, A2, A3, A4, A5, ठीक। तो ये बात होगी हमारी सीक्वेंस की, ठीक है। तो अपन अब सीक्वेंस जब भी देखेंगे तो पहचान लेंगे कि सीक्वेंस कब होगी कब नहीं होगी। और इंपॉर्टेंट ये है कि सीक्वेंस की जो शक्ल आपको दिखेगी वो ऐसी ही शक्ल आपको दिखने वाली है। सीक्वेंस की शक्ल आपको ऐसी ही दिखेगी जैसी आप देख रहे हो, कॉमा लगा करके टर्म्स को लिखे गए होंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि वो एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग भी लिखा होना चाहिए। जैसे अगर मैंने ये लिख दिया 2 7 11 19 21, तो ये बताइए क्या ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस की शक्ल जैसा लिखा हुआ, बट ये सीक्वेंस नहीं है क्योंकि ये एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग नहीं लिखा गया है। क्योंकि अगर ये डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग लिखा होता तो आप इसका नेक्स्ट टर्म बता सकते हो। समझिए 2 + 5 करेंगे 7, और 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 होता है। बट यहाँ पे तो 11 है, तो यहाँ पे तो 4 ऐड कर दिया, फिर 11 और कितना ऐड कर दिया 8 19, फिर 19 और 3 कितना, 19 और 2 कितना ऐड कर दिया तो 21। मतलब कोई भी इनका पैटर्न नहीं, एक डेफिनेट पैटर्न पे ये लिखा नहीं गया है, या फिर डेफिनेट रूल पे अकॉर्डिंग ये लिखा नहीं गया, इसलिए ये हमारा सीक्वेंस नहीं होगा। सीक्वेंस का वर्ड का ही मतलब है, सीक्वेंस वर्ड का ही मतलब है चीज़ों को हम सीक्वेंसली लिखें, एक सीक्वेंस वाइज लिखें। वर्ड का मतलब ही आप देखिए, अगर आप इस वर्ड को अच्छे से रीड करें तो आपको इस वर्ड से इसका मीनिंग पॉजिटिव मीनिंग निकलेगा। सीक्वेंस, एक बोलते नहीं, आप एक सीक्वेंस में बैठिए, आप एक सीक्वेंस में बैठिए, आप एक सीक्वेंस में लाइन लगाइए। टर्म्स से सुन रहे हैं ना। देखिए चीज़ों को अगर आप अपनी जनरल लाइफ से रिलेटेड लेकर चलोगे तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आती हैं आपको, ठीक है। तो इट मीन्स मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं सीरीज़ पर। ये आपका सीरीज़ है, क्या लिखा हुआ देखिएगा। अभी आप जैसे सुनेंगे ना सीरीज़ का तो आप कहेंगे अरे वाह क्या बात है, क्या डेफिनेशन है। देखिए, व्हाइल सीरीज इज द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ गिवन सीक्वेंस। सीरीज क्या होती है, सीरीज जो होती है वो गिवन सीक्वेंस के टर्म्स का सम होता है। मैंने क्या बोला, सीरीज, व्हाइल सीरीज इज द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ गिवन सीक्वेंस, व्हाइल सीरीज इज द सम ऑफ
टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस के टर्म्स का सम होता है कौन, सीरीज। बात समझ में आ गई इतनी आपको, ओके। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दिए 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 8 10 12। तो अगर मैं सीरीज की बात करूँ, ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके सीक्वेंस हैं, क्या है, सीक्वेंस हैं। तो अगर अपन आप सीरीज के बारे में बात करें किसके, कि सीरीज क्या होगी सर, सीरीज की शक्ल कैसी हमें दिखेगी, तो मैं बोलूँगा सीरीज की शक्ल आपको बहुत अच्छी दिखने वाली है। देखिए कैसे दिखने वाली, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डैश 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 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 डैश 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 1 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + डैश 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 2x + 3x² + 4x³ + डैश डैश डैश। तो कहने का मतलब ये है, आप इसकी शक्ल देख करके जान गए होंगे कि सीरीज़ कैसे आपको मिलने वाला है। कुछ नहीं, बस सीक्वेंस को क्या करिए, सीक्वेंस को एडिशन के फॉर्म में अगर हम लिख दें तो हमें सीरीज़ मिल जाती है। सीक्वेंस को नहीं लिखना होता, सीक्वेंस के टर्म्स को अपन एडिशन के फॉर्म में लिख दें। इंपॉर्टेंट क्या है, सीक्वेंस के टर्म्स को अगर अपन एडिशन के फॉर्म में लिख दें तो हमें सीरीज़ मिल जाती है। जैसा कि हम लोगों ने ये सीक्वेंस से एडिशन के फॉर्म में लिख दिया इसके टर्म्स को, तो हमें सीरीज़ मिल गई। एडिशन के फॉर्म में लिखा सीरीज़, एडिशन के फॉर्म में लिखा सीरीज़, एडिशन के फॉर्म में लिखा सीरीज़। तो ये हो गया आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज़ की। तो आई होप, मुझे जहाँ तक लगता है आपको सीक्वेंस एंड सीरीज़ के टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं हम प्रोग्रेशन पर, जहाँ से रिलेटेड है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन की बात क्या है, ध्यान से सुनिए। प्रोग्रेशन में लिखा हुआ है आपके पास ये कि द सीक्वेंस हुज एवरी टर्म फॉलोइंग अ कांस्टेंट रूल और पैटर्न। सुनिएगा, ऐसी सीक्वेंस जो जिसका हर एक टर्म, ऐसी सीक्वेंस जिसका हर एक टर्म किसी एक कांस्टेंट रूल या पैटर्न को फॉलो करे, उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। मैंने क्या बोला, ऐसी सीक्वेंस जिसका हर एक टर्म किसी एक कांस्टेंट रूल या पैटर्न को फॉलो करे, उसे अपन क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलते हैं। समझ में बात आई आपको इतनी, ठीक है। चलिए, तो प्रोग्रेशन बस इतना ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि ऐसी सीक्वेंस जिसका हर एक टर्म किसी एक कांस्टेंट रूल या कांस्टेंट पैटर्न को फॉलो करे, उसे अपन प्रोग्रेशन बोलते हैं। कांस्टेंट रूल या कांस्टेंट पैटर्न का मतलब क्या है कि हम किसी भी सीक्वेंस को एक किसी कांस्टेंट रूल पर, जैसे कि अगर हमने बोला सब में 2 2 ऐड हो रहा है तो सब में 2 2 ऐड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में आपने कहीं गड़बड़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं। एक कांस्टेंट रूल एक कांस्टेंट पैटर्न पे ही फॉलो करना चाहिए हर एक सीक्वेंस का, सीक्वेंस के हर एक टर्म्स को, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं इतने में। चलिए, अब बात करते हैं अपन, जो आज का चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम बात करेंगे चैप्टर पर कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे अपन पहचानेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना है। ओके, तो आप सभी एकदम तैयार रहें, अपने पास कुछ अपने पेन और एक नोटबुक भी रख लें, जिससे कि आपको नोट डाउन करने में भी आसानी हो। फटाफट आप नोट्स भी नोट डाउन करते चलें। इससे क्या होगा ना कि कल को आपको और बाद में पढ़ने में भी आसानी होगी, बार बार आपको लेक्चर्स नहीं देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो एक टर्म्स मिलेगा आपको, एक स्मॉल एन टर्म्स मिलेगा। ये जो स्मॉल एन होगा, इसको अपन बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। और जो मैंने यहाँ पे T1, T और A दिखाया था, ये क्या डिनोट करते हैं, टर्म्स को डिनोट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये टर्म्स को रिप्रेजेंटेशन। स्मॉल एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ टर्म्स को। T और A, चाहे आप स्मॉल a लीजिएगा चाहे T ले लीजिएगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये टर्म्स को रिप्रेजेंट करेंगे। कौन सा टर्म, T1 मतलब फर्स्ट टर्म, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, T2 मतलब सेकेंड टर्म, A2 मतलब सेकेंड टर्म। समझ में बात आ गई आपको इतनी। तो ध्यान रहे कि n बिलोंग्स टू नंबर ऑफ टर्म्स होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, वो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ऑलवेज। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, किसके, इस चैप्टर के केस में आपका n हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। n हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके, नेचुरल नंबर होते हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, डैश डैश डैश। ये आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर। इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो सब अपन देखने वाले हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आखिर इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है।
देखिए बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, सुनते आपका दिल गार्डन गार्डन बोल देगा। देखिए क्या है, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए मैंने बोला था सीक्वेंस जो टर्म है बहुत ही बेसिक टर्म है, ये आपको सब में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर जैसे हमने एपी की डेफिनेशन की बात की तुरंत सीक्वेंस टर्म आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया ना, हाँ इसीलिए बोला अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई एक सीक्वेंस लेते हैं, उस सीक्वेंस को अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बोलेंगे, तब बोलेंगे जब इफ द डिफरेंस of a term and the previous term, difference of a term and the previous term is always same। मैंने क्या बोला, टर्म और प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस होगा, मैंने क्या बोला, जब आप कोई सीक्वेंस लेंगे उस सीक्वेंस में क्या होता है, टर्म्स होते हैं, तो वो जो टर्म्स होंगे वो टर्म्स और उसका जो प्रीवियस टर्म होगा, उन टर्म्स और प्रीवियस टर्म का जो सब्ट्रैक्शन है डिफरेंस मिलेगा वो हमेशा कैसा मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। मैंने क्या बोला, मेरी बात फिर से समझिएगा, मैंने क्या बोला, a sequence is called an arithmetic progression if the difference of a term and the previous term, टर्म और प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कैसा मिलना चाहिए, कांस्टेंट मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए, तभी जाकर के वो सीक्वेंस आपकी एपी कहलाएगी। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस वक्त समझ में आ गई बात, आपको क्या समझ में आई, ऐसी सीक्वेंस जिसका टर्म, जिसमें क्या होता है, टर्म्स तो होते ही होते हैं, तो उनमें जो टर्म्स होंगे और उसका जो प्रीवियस टर्म होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी जाकर के वो सीक्वेंस आपकी क्या होगी, एपी कहलाएगी। बात समझ में आ गई इतनी आपको, ओके। अब जो डिफरेंस आता है टर्म्स और प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर जो डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस को अपन आपको क्या बोलते हैं, एंड दिस डिफरेंस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। और जो कांस्टेंट आता है, जो कांस्टेंट टर्म आता है या फिर जो डिफरेंस मिलता है आपको, उस डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, देखिए जल्दी से फटाफट, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। समझ में आ गई बात इतनी आपको, क्या समझ में आ गई कि जो डिफरेंस मिलेगा प्रीवियस टर्म और प्रीवियस टर्म को डिफरेंस करने पर जो सेम मिलेगा, ऑलवेज सेम आएगा, जो वैल्यू सेम आएगी, जो कांस्टेंट सेम आएगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। वही उनके बीच का क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। इसको कॉमन डिफरेंस अपन क्यों बोल रहे हैं पता है, इसको कॉमन डिफरेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सब में कॉमन होना चाहिए, हर एक टर्म में डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम, मतलब कॉमन होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल अगर बात करें, दैट इज, देखिए एग्जाम्पल की, एक एग्जाम्पल मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ, 2 4 8 12 16 20 डैश डैश डैश। देखिए टर्म प्रीवियस टर्म, इसका सब्ट्रैक्शन देखिए, 4 - 2, अब अगर अपन 4 - 2 करें तो कितना मिला, 2 मिला। इसी तरीके से 8 - 4 करें, 8 - 4 करेंगे 4 मिल रहा है, बट अगर 12 - 8 करें 4 मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 16 - 12 करें तो 4 मिल रहा है, बट अगर आप देख रहे होगे मैंने क्या बोला, मैंने बोला इनके बीच का, टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस मिलना चाहिए वो हमेशा कैसा मिलना चाहिए, सेम, कांस्टेंट, मतलब कि चेंज नहीं होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। बट यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 2 मिला, फिर 4, फिर 4, फिर 4 मिला, तो क्या ये आपकी एपी होगी, बिल्कुल नहीं, ये सीक्वेंस आपकी एपी नहीं हो सकती। अगर एपी देखना है तो हम दूसरा एग्जाम्पल अब देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए मैंने लिखा 3 1 3 5 7 9 11 डैश डैश डैश। अब इसका देखते हैं, टर्म और प्रीवियस टर्म, 3 - 1 इक्वल टू में 2, 5 - 3 इक्वल टू में 2, 7 - 5 इक्वल टू 2, 9 - 7 इक्वल टू 2, 11 - 9 इक्वल टू में 2। तो आपने क्या देखा कि हर एक टर्म्स का जो डिफरेंस आया, इन दोनों टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आया वो आपको क्या मिला, 2 मिला। 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 आपको 2 मिलता चला गया। तो जो ये कांस्टेंट आपको 2 मिल रहा है ना, यही आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्यों कॉमन डिफरेंस बोला अपन, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस टर्म के जो बीच का डिफरेंस मिल रहा है, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का, इसके बीच का, इसके बीच का, इसके बीच